आज बात करेंगे हड़प्पा कालीन धर्म के बारे में और उसके पतन के कारण जो विद्वानों ने दिया है और उसके व्यापार, कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में। अब पिछले वर्ष के जो आए हुए सवाल हैं उसको देखेंगे तो एक लगभग 60 या 70 के आसपास सवाल हम यहाँ से देखेंगे, जिससे ये प्रबल संभावना बनती है जहाँ से प्रश्न आते हैं। कई बार ऐसा होता है परीक्षाओं में कि एज इट इज़ वही प्रश्न रिपीट कर दिए जाते हैं, तो इस तरह का अगर पूछे तो आप आसानी से कर लें। मैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर चल रहा हूँ जहाँ से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। वैसे तो हड़प्पा टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा एक सभ्यता है, पूरा कवर कर पाना इस कम समय में तो ये मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ये तो माना जा सकता है उसके 70 से 80% इससे कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस जो जीआईसी का है उससे, कल का वीडियो और आज की वीडियो को मिलाकर। तो पहले देख लेते हैं पतन के कारण संक्षिप्त में। कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, जैसे गॉर्डन चाइल्ड हैं, गॉर्डन चाइल्ड और विलर, मॉर्टिमर विलर। इन्होंने माना बाह्य आक्रमण हुआ जिसके कारण ये उन्होंने माना कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और दूसरे विद्वान हैं मार्शल, जॉन मार्शल, मैके और एस आर राव। इन्होंने माना है, इन तीनों विद्वानों ने माना है कि हड़प्पा का पतन बाढ़ के कारण हुआ। बाढ़ आई और सारी बस्ती उसी में डूबकर ख़त्म हो गई। इसके बाद तीसरा जो पक्ष रखते हैं विद्वान, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। इसमें है ऑरेल स्टाइन और एन घोष। इन्होंने माना कि क्लाइमेट चेंज हुआ और उसके कारण वहाँ के लोग नष्ट हो गए। उसके बाद एक भूतात्विक परिवर्तन को माना है, भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी ने माना है कि हड़प्पा के पतन के लिए भूतात्विक परिवर्तन जिम्मेदार था। और जॉन मार्शल हैं, इन्होंने ये भी माना कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी वहाँ, प्रशासनिक शिथिलता जिसके कारण पूरा ध्वस्त हो गया प्रशासन और उसी ध्वस्त होने के कारण आगे यही सभ्यता का पतन का कारण बना। और KUR कनेडी, इन्होंने माना प्राकृतिक आपदा के कारण ये सभ्यता का पतन हुआ। अब एक है BK थापर और रफ़ीक मुगल। इन दोनों विद्वानों का मानना है कि पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ, पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण ये इस सभ्यता का पतन हुआ। अब देखिए कि पारिस्थितिकी निम्नीकरण पारिस्थितिकी
परिवर्तन का आप ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी निम्नीकरण, ये दो अलग अलग विद्वानों ने बताया है। फेयर सर्विस और डॉक्टर कुलदीप, इन्होंने माना कि पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण हड़प्पा का पतन हुआ। लेकिन बीके थापर और रफीक मुगल, तो इन्होंने माना है क्या, पारिस्थितिकी परिवर्तन। ये दोनों में अंतर रखिएगा, पारिस्थितिकी परिवर्तन और पारिस्थितिकी निम्नीकरण। पारिस्थितिकी परिवर्तन के समर्थक कौन हैं, बीके थापर और रफीक मुगल। थापर और मुगल, ये दो नाम याद रखिएगा। और पारिस्थितिकी निम्नीकरण फेयर सर्विस और डॉक्टर कुलदीप। तो ये रहा पतन का कारण। स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि हड़प्पा के पतन का क्या कारण था। और इसके बाद देखते हैं धर्म, हड़प्पा कालीन प्रचलित धर्म क्या था। तो एक बात यहाँ याद रखिएगा, मंदिर का कोई साक्ष्य हड़प्पा में नहीं प्राप्त हुआ है। और ये हड़प्पा समाज कैसा था, धर्म निरपेक्ष समाज था। बृहत स्नानागार वगैरह मिलने से ये अनुमान लगाया है विद्वानों कि यहाँ लोग नहाना पवित्र समझते थे। और इसके बाद हड़प्पा में मूर्ति पूजा खंडित अवस्था में प्राप्त मूर्तियों को देखकर ये माना गया कि हड़प्पा में मूर्ति पूजा होती थी। इसके बाद पशुपति महादेव, इन्हीं को कहा गया आद्य शिव का आरंभिक रूप। मुद्राओं पे आप देखें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वहाँ से, शिव को योग मुद्रा में दिखाया गया, शिव को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। तो आद्य शिव या पशुपति महादेव की पूजा होती थी। और उसके बाद लिंग और योनि पूजा, इसको माना जाता था प्रजनन शक्ति के उपासक, इसकी पूजा करते थे। और पेड़ की बात की, वृक्षों की भी पूजा होती थी। तो पीपल पवित्र माना जाता था, पीपल का पेड़। इसके बाद पक्षियों का भी उल्लेख मिलता है। पक्षियों में कपोत और कबूतर का धार्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण स्थान था। और इसके बाद देखिए एक सींग वाला जानवर, जिसको कहा गया कि ये संभवतः क्या है, गैंडा है। अब आगे देखिए, कालीबंगा लोथल से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। मैं कल के वीडियो में इसको बताया हूँ। अग्नि वेदियाँ ये प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ जो अगला है टॉपिक, इसमें ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न अक्सर बनता है। पशुपति महादेव की जो मोहर प्राप्त हुई है, उस मोहर में उन्हें हाथी, शेर, गैंडा, भैंस और हिरण से घिरा दिखाया गया है। अब ये जानवर याद रखिएगा, हाथी, शेर, गैंडा, भैंस और हिरण से उन्हें घिरा दिखाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि इन पशुओं की भी पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में। और इसके बाद उनकी जब धर्म से ही रिलेटेड जब व्यक्ति मर जाता था, तो मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा रखा जाता था, उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता था। उसके साथ साथ जैसे दफनाने का भी कहीं कहीं रिवाज था, तो मिट्टी के बर्तन, गहने, औजार उनके साथ
रख दिए जाते थे। हड़प्पा में 3 प्रकार के मृतक संस्कार होते थे। और एक तो पहला तो दफना दिया जाता था मरने के बाद, दूसरा आंशिक दफन जिसको कहा गया है, आंशिक दफन, जहाँ शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब बाद में जो बच जाता था, अस्थियां ही बचती थी प्रायः, तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो इसी को कहा गया आंशिक दफन, आंशिक शवादा। इसके बाद दाह कर्म, दाह कर्म यानी दाह कर्म क्रियाकर्म करने के बाद जो अवशेष बच जाता था उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार की मृतक को दफनाने की प्रथा या जलाने या उस अंतिम क्रियाकलाप करने की प्रथा हड़प्पा में विद्यमान थी। जैसा कि कल मैं बताया था, R37 और H ये हड़प्पा की समृद्धि के प्रकार है। तो हड़प्पा में ये भी बताया था कि ताबूत में शव प्राप्त हुए हैं, ताबूत में रखकर दफनाने का भी प्रचलन था। और कालीबंगा में छोटे गोलाकार गड्ढे मिले हैं, छोटे गोलाकार गड्ढे मिले हैं जिनमें कलश है, मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन के अलावा आप देखेंगे यहाँ त्रिकोणी टेराकोटा का भी टुकड़ा खोजा गया है, जिसके एक और सींग वाला देवता है, जिसके एक और सींग वाला देवता है। और दूसरी ओर एक जानवर है, एक पशु है। पशु के गले में रस्सी बांधकर खींचता हुआ मानव की आकृति है। यहाँ पर यह अंदाजा लगाया विद्वानों ने, जानवरों की क्या, पशु बलि की संभावना है। यहाँ जानवरों को बलि दिया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया है विद्वानों ने। सरकोटदाह से घोड़ों और रोपड़ से आप बात करेंगे, रोपड़ से कुत्तों के साथ मानव के अवशेष पाए गए हैं, मतलब साथ में ऐसा लगता है दफनाया गया है। लोथल में पुरुष, ये कल बताया था आपको, लोथल में पुरुष और स्त्री एक साथ जोड़ा अस्थिपंजर के रूप में पाया गया। ऐसा माना गया कि लोथल में स्त्री पुरुष को एक ही कब्र में दफनाया गया था। और इसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा में जो कल हमने देखा था स्नानागार वगैरह के बारे में, तो बृहत स्नानागार के बारे में यहाँ से पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्नानागार, या आप देखेंगे कि इसको मैके ने कहा कि ये धार्मिक अवसरों पर जनता, इनका कुल मिला के मैके का मानना है कि धार्मिक अवसरों पर ये जनता इसमें स्नान करती थी। कहाँ? बृहत स्नानागार में। और मार्शल ने इसको कहा है कि यह आश्चर्यजनक निर्माण है। मार्शल ने इसको कहा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके आसपास कमरे भी बने हुए हैं। और अन्नागार के बारे में देखते हैं। अन्नागार जो प्राप्त हुआ है,
ये स्नानागार के किस दिशा में है? स्नानागार के ये पश्चिम दिशा में है, याद रखिएगा। तो ये पश्चिम दिशा में है। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ये पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो में? तो अन्नागार थी। यह ईंटों की निर्मित विशालतम संरचना है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में ये ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना इसको माना गया है। और इसके बाद यहाँ से विलर ने सबसे पहले इसे विलर ने ही कहा था कि ये ग्रेनरी है। ग्रेनरी मतलब अन्नागार है। तो अन्नागार किसने कहा था? ये विलर ने कहा था। कुछ इतिहासकारों ने इसे कहा कि ये राजकीय अन्न भंडार गृह था। इसके बाद सभा भवन की बात कर लेते हैं। सभा भवन का प्रयोग धार्मिक सभाओं के लिए विद्वानों ने माना कि होता था। सभा भवन का उपयोग मार्शल ने, जो हमें याद करने वाली चीज़ है ये है, मार्शल ने इसकी तुलना की है, इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की है, बौद्ध गुफा मंदिर से। मैके ने, मार्शल ने इसकी तुलना किसने? बौद्ध गुफा मंदिर से की है सभा भवन का। तो आप मारिएगा मार्शल। और फिर उसके बाद मैके ने माना कि इसका उपयोग बाजार के लिए होता था। इसके लिए बाजार के लिए। लेकिन भारतीय इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है दीक्षित, इन्होंने माना कि इसका उपयोग धर्म चर्चा के लिए होता था सभा भवन का। तो मार्शल याद रखिएगा, मार्शल ने इसको बौद्ध गुफा से तुलना की है, मैके ने इसका उपयोग बाजार बताया है, दीक्षित ने धर्म चर्चा को माना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जो बंदरगाह था लोथल में, कल हमने बताया था कि लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। तो ये लोथल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और यहाँ से मेसोपोटामिया के जहाज आते जाते थे। भारत का व्यापार मतलब हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। इसके बाद देखेंगे कि इसमें 12 मीटर का प्रवेश द्वार है इस गोदीबाड़े में। तो 12 मीटर के प्रवेश द्वार में उस समय के हिसाब से जहाज अंदर आते और जाते थे। और पानी के निकास की भी इसमें अतिरिक्त व्यवस्था थी। तो अब थोड़ा सा व्यापार देख लेते हैं, क्योंकि बताया भी कि व्यापार होता था इनका मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया उस समय कौन सा टर्मोलॉजी इसमें प्रयोग होता था? मेसोपोटामियाई जो ग्रंथ हैं, मेसोपोटामियाई ग्रंथ, इसमें बताते हैं कि दिलमुन का मतलब फारस की खाड़ी, बहरीन। दिलमुन माना जाता है क्या? बहरीन। और फिर उसके बाद माकान, ये संभवतः मकरान तट के लिए प्रयोग हुआ है, मकरान तट ओमान के लिए। और मेलुहा, जो मेसोपोटामियाई लोग हड़प्पा निवासियों को किस नाम से जानते थे? मेलुहा निवासी, यानी दिलमुन बहरीन, माकन ओमान और हड़प्पा, ये मेलुहा के नाम से जाना जाता था। उस समय जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय क्या है? आपके पास चावल है, आपने और सामने वाले के पास दूसरा अनाज है, तो वो बदल लें। तो वस्तु विनिमय में तो काफ़ी समस्याएं आती थी। मान लीजिए किसी के पास कोई पशु है,
और दूसरे के पास उतने की वस्तु नहीं है, तो चेंज करने में दिक्कत होती थी काफ़ी। तो इसीलिए बाद में चलकर मुद्रा व्यवस्था आई। मुद्रा व्यवस्था में आसानी से मानक के हिसाब से वस्तु को खरीदी और बेची जा सकती थी। तो ये याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में मोहरें विशेष महत्व रखती थीं। अब मोहरें जो हैं वो चौकोर और आयताकार दोनों होती थीं, और ये बनी होती थी स्टेटाइट या सिलखड़ी की। इसका उपयोग कहीं कहीं बताया गया कि ताबीज़ के रूप में भी होता था मोहरों का। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया के नगरों की भी मोहरें प्राप्त हुई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ व्यापार होता था। मैं कल बताया था चंदहुदड़ो ये चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो और लोथल, इन दोनों स्थानों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इन कारखानों में बने उत्पादों का क्या किया जाता था, निर्यात भी किया जाता था। जहाज के संकेत मैं बताऊं कि रंगपुर, हड़प्पा में रंगपुर, सोमनाथ और बालाकाट में ये समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि यहाँ समुद्री बंदरगाह था। दशमलव प्रणाली प्रचलित थी उस समय भी। आप देखेंगे कि 160 के दशमलव गुणक जो होते थे, जैसे 160 और 320, 640 आदि इसका प्रयोग होता था। और तौल माप के लिए तो आप देखेंगे, तौल और माप के लिए मानक उनका शुद्ध था। भार मूल्यों में आप देखेंगे जैसे 1, 2, 8, 16, 32, 64 और आगे मैं अभी बताया पहले कि 160 के दशमलव गुणक में आप देखेंगे जैसे 160, 320, 640, 1600, 3200 ये इत्यादि थे। अब देखिए माप के लिए बाट, जो माप के लिए बाट होता था, आमतौर पर बिल्लौर, चूना पत्थर और सेलखड़ी के बने होते थे, और इनका आकार क्या होता था, घना आकार का होता था, घना आकार का। अब इसके बाद यहाँ से जो पिछले वर्ष प्रश्न पूछा गया है, मतलब पिछले प्रश्न में जो आया है, सौराष्ट्र से आपसे पूछा गया था कि कोण मापने के लिए कहाँ से प्राप्त हुआ है फुट। तो सौराष्ट्र से सीपी का खंड मिला है, सीपी का खंड, जिसका उपयोग संभवतः कोणों के नापने में होता था, कोणों के नापने में। लेकिन उसमें सौराष्ट्र ना देकर आप देखिए यहाँ लोथल से भी इस प्रकार की वस्तु मिली है, जो कहा गया लोथल से हाथी दांत का संपुट मिला है या फुट मिला है। आप देखिए हाथी दांत का जो फुट मिला है, इसका भी उपयोग कोणों को नापने के लिए किया जाता था। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न आए हैं, यहाँ नहीं जीआईसी में और अदर परीक्षाओं में, तो उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका आंसर आपको
प्रागैतिहासिक दे दिया, आदि ऐतिहासिक युग दे दिया, ऐतिहासिक युग दे दिया, उत्तर ऐतिहासिक युग दे दिया। तो इसमें आदि ऐतिहासिक युग यही सही आंसर है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। अब दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसमें आंसर होगा सर जॉन मार्शल। ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। जीआईसी का जो पेपर है ये इसमें मेरे ख्याल से हर किसी के पास ये इसका सालों पेपर होगा पुराना, तो इसलिए उसको हम लोग चर्चा ना करके जो और भी परीक्षाओं में पूछा गया, जहाँ से प्रश्न एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, उस पर बात करते हैं। इसके बाद है हड़प्पा का उत्खनन। हड़प्पा यानी हड़प्पा की खुदाई करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, यानी देखा तो था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो हैं ए कनिंघम। इसके बाद आगे देखिए, चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? यानी चंदहुदड़ों में कौन उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैके ने। मैके का भी पहले भी विचार आपने देखा। इसके बाद देखिए, सिंध सभ्यता का जो जानने का स्रोत है सिंधु सभ्यता का, वो उत्खनन है, मुख्य स्रोत उत्खनन है। और फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, तो ये उत्खनन है। कई बार ये घुमा फिरा के ये सवाल आया हुआ है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ स्थित है? तो वह सौराष्ट्र में स्थित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृत पर। जैसे ही पूछ लिया है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? उसमें ऑप्शन दिया है बैल, हाथी, भैंस, और एक ऑप्शन है घोड़ा। घोड़े की हड्डियां तो मिली है लेकिन मुद्रा पे नहीं अंकित है ये, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही ऑप्शन दे देगा कि किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं? शेर, बाघ, घोड़ा, गाय, हाथी। तो आप देखेंगे हाथी का भी मिला है, हाथी का संपूर्ण लोथल की बात हुई। गाय का साक्ष्य में ऐसा माना जाता थी, घोड़ा की हड्डियां सरकोटदा से मिली है, लेकिन शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस तरह से भी प्रश्न जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, मिरिग, जो क्वेश्चन बड़ा है उसको मैं लिख भी दे रहा हूँ। मिरुड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। तो आप बताइए, इसमें ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा। तो इसमें कालीबंगा से ये प्राप्त हुआ है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति। इसके बाद है वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से
वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संदर्भ में सुमेलित करने को कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये UDLDA में आया था। तो इस तरह का जो था कल के वीडियो देखिए आप, वो कहाँ कहाँ क्या स्थित है वो आपको क्लियर हो जाएगा। दधेरी, दधेरी ये इम्पोर्टेंट है। एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। ये कहाँ पे स्थित है? पुरास्थल है ये कहाँ पर स्थित है? दधेरी। तो याद रखिएगा दधेरी पंजाब राज्य में स्थित है। ऐसे भी दे सकता है कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता में वर्तमान में भारत में है। दे दिया सुतकांगेडोर, दे दिया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ऐसे करके दे दिया। तो लोथल गुजरात में है, तो उसकी अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है आपसे। लोथल किस नदी पर है ये पूछा है, तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर। तो ये इसे भी पूछ सकता है लोथल कहाँ है? गुजरात में। लेकिन अब इतना आसान सवाल नहीं पूछता है, अब नदियों से जोड़कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेता है, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो सिंधु घाटी का पत्तन नगर था, पत्तन नगर, तो वो भी आपका उत्तर होगा लोथल। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। पत्तन नगर ये कई बार पूछा जा चुका है। अब ऐसे भी दे सकता है कि कौन सा हड़प्पी स्थल नहीं है। लोथल, रोपड़, कालीबंगा दे दिया, अब पाटलिपुत्र दे दिया। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, सबसे बड़ा पुरास्थल। तो अब इसमें देखिए कि ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। इसमें आलमगीरपुर है और कालीबंगा है, उसके बाद है लोथल, लोथल के बाद है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है इसमें ऑप्शन सही है, ये सबसे बड़ा पुरास्थल इन ऑप्शन में को देखने के बाद है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है? तो घग्गर नदी की घाटी में बनावली है, बनावली। और ऐसे भी पूछ सकता है सिंधु घाटी घग्गर हाकरा लाइन पे सर्वाधिक बस्तियां थी सिंधु की। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी, आपको दे देगा सिंधु और भोगवा, हिंडन, ऐसे करके कई ऑप्शन दे देगा। ए में इतना दे दिया, बी में दे दिया, कोई एक नदी ऐसी दे दी जहाँ पर बस्ती नहीं, तो वही ऑप्शन आपका गलत होगा जिसमें दूसरा दे रहा है नदी। तो नदियों के बारे में भी चर्चा कल के वीडियो में हो चुकी है। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा, ये धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आप जानते हैं ये गुजरात में है। देखिए क्वेश्चन भी वहीं से आता है जो आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के होते हैं। तो आर्थिक महत्व के दृष्टि देखिए लोथल गोदीबाड़ा बार बार पूछ रहा है, और गुजरात से धौलावीरा पूछ रहा है। तो यहाँ से धौलावीरा से आप देखिए शैलकृत स्थापत्य प्राप्त हुए हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शैलकृत स्थापत्य पत्थरों पर ये स्थापत्य निर्मित हैं। अब एक प्रश्न पहले पूछता था कि हड़प्पन नगर कौन सा जो 3 भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त ऑप्शन दिया था लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा
और सुरकोटदा। तो इसमें धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था और धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य मिला है। अब पहले ये पूछता था कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो वो धातु थी तांबा। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे ऐसा माना गया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, अभी चर्चा हुई थी ना उसके व्यापार में, तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ये जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है जीआईसी में। लेकिन बनावली से भी मिला है। बनावली से क्या मिला है? सीपी का पैमाना मिला। वो कोण के नापने में इसका भी प्रयोग होता था, इसका भी प्रयोग होता था। चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिलता है वो हड़प्पा से ही मिलता है। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति से ही हमें ज्ञात होता है। अब हड़प्पा सभ्यता हम जानते हैं एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी जो अन्य सभ्यताओं से इसको अलग करती है और एक तरफ दे देगा कि उसकी स्थिति और नदी दे दे, स्थल दे सकता है और नदी दे देगा कि इस स्थल ये नदी के तट पर है, सुमेलित नहीं है। तो इस तरह का भी तैयार कर लीजिएगा, ऐसा भी प्रश्न आता है। या स्थल दे दिया, राज्य दे दिया, तो इसमें कौन सा सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, ज़्यादातर पूछता है सुमेलित नहीं है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा और नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी और पैठन ये गोदावरी नदी के तट पर है। तो आप देखिए एक हड़प्पा स्थल ले रहा है, एक बाद का स्थल ले रहा है, तो ऐसे भी मिलाकर ये पूछ सकता है। तो इसमें अगर पैठन की जहाँ गोदावरी के जहाँ ये दे देता यमुना, तो यही ऑप्शन गलत होता। ये चारों ठीक हैं। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी के तट पर। आप देखिए कि नील नदी के तट पर हड़प्पा की समकालीन बताई जाती है जो सभ्यता, वो थी मिस्र की सभ्यता। इसके बाद सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो आप याद रखिएगा, घरों में कुआं कहाँ होता था? तो वो मोहनजोदड़ो में घरों में कुआं प्राप्त हुआ है। घर के अंदर, मतलब हर घर के अंदर मिल रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति लोगों की बेहतर थी, क्योंकि आप देखिए कि पहले जिस गांव में कुएं होते थे वह गांव काफ़ी सिंचाई वगैरह से और जो जैसा भी हो वो समृद्ध माना जाता था। कहते थे लोग कि अरे फला का अपना कुआं है। तो उस समय यही संपत्ति और पैमाना था। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति, ऐसे आर्थिक स्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं। कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया मिस्र, मध्य अमेरिका, मेसोपोटामिया, भारत। तो भारत में ही कपास की खेती की शुरुआत हुई। यहाँ इसके संदर्भ में पूछ रहा है, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका के संदर्भ में पूछ रहा। ऑप्शन अगर और कोई हो जाएगा तो इसमें उत्तर भी बदल जाएगा। इसके बाद हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया जाता था? मिट्टी बर्तन को जो है ऊपर से रंगने के लिए, तो आप देखिएगा लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो रेड कलर याद रखिएगा। इसके बाद है
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं करती? तो उसमें हमने देखा हाथी, गैंडा, भैंसा, ये था तो आप देखिएगा यहाँ गाय का उस पर निरूपण नहीं मिलता। मूर्ति पूजा का ये दूसरा क्वेश्चन है, आगे चल के इसको देखेंगे। ऐसा माना गया कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। पशुपति शिव की सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? तो उसका समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था सिंधु का। उसके बाद सनौली एक स्थान है। सनौली से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के स्थल है सनौली, यहाँ से मानव समाधान की प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता और आर्य जो आए उनसे अलग क्या रखता है? उसका नगर, यानी सिंधु जो है एक नगरीय सभ्यता थी और गैर आर्य थी, क्योंकि आर्यों की जो आर्य संस्कृति आगे पढ़ेंगे तो वह इतनी विकसित नहीं थी। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, उसको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, अभी मैं बताया ना कि सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। मिस्र, मेसोपोटामिया, यहाँ तक चीन की सभ्यता भी इसमें ऑप्शन में है, तो आप सिंधु सभ्यता लगाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का था? तो वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सिंधु सभ्यताओं में लोग कितनी प्रकार के फसल उगाए जाने का संकेत मिलता है? तो 9 प्रकार के फसल उगाए जाने का संकेत मिलता है। अब देखिए, थोड़ा सा लिपि से नहीं हुआ है सवाल। हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना जो है, हड़प्पा लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला है। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं। 64 मूल चिन्ह, 250 से 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि सबसे बड़े लेख के करीब 17 चिन्ह हैं। जो लिपि में जो सबसे बड़ा लेख है उसके करीब 17 चिन्ह हैं। और इसे अभी हाल ही में किसने पढ़ने का दावा किया? तो वो नाम है के वर्मा और SR राव। ये जो है अभी हाल ही में पढ़ने का दावा किया हड़प्पा लिपि को। इसके बाद है मोहनजोदड़ो की, बताया हूँ अभी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो अन्नागार था। तो ये याद रखिएगा। एक और प्रश्न बन सकता है, सिंध का बाग नाम से प्रसिद्ध है, तो वो मोहनजोदड़ो है। ये अभी नहीं पूछा गया है। इस मोहनजोदड़ो, इसमें ये जोड़कर पूछा गया है कि हाँ ये मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, लेकिन ये सिंध का बाग अभी नहीं पूछा गया। तो सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो आप उत्तर लगाएंगे मोहनजोदड़ो। इसके बाद है सिंधु निवासियों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो ये सांड है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये लकड़ी का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी लकड़ी का प्रयोग करते थे। और सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय सिंधुवासियों को है, ये भी सत्य है। और सिंधुवासी नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। अगला स्टेटमेंट है, कठोर
कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। कोठार, ये भी सही है। नहरों से वो सिंचाई नहीं करते थे सिंधुवासी। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा निर्मित करते थे लोग, किससे? मिट्टी से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मैं बता चुका हूँ, कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आप देखिए कि स्नानागार भी वहाँ था, स्नानागार, धार्मिक स्थल, अन्नागार। हड़प्पा की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो नगर नियोजन की थी। इतने से मेरे ख्याल से आपका जो है सिलेबस लगभग 70 से 90% दोनों वीडियो मिलाकर कवर हो गया होगा। अब आगे का सिलेबस, इसके बाद जहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा आते हैं उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।